दोस्तों, एक लड़की की शादी महज 11 साल में ही उसके माता पिता जबरदस्ती कर देते हैं। जिसकी वहाँ पे शादी होती है वो लड़का इससे लगभग 10-15 साल ज़्यादा होता है। जब ये लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसका पति इसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है। कुछ दिनों तक ये लड़की बर्दाश्त करके वहाँ पे रहती है। उसके बाद फिर अपने मायके आ जाती है और मायके आने के बाद अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करती है कि अब मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जब मैं योग्य हो जाऊँगी तब मैं वहाँ पे जाऊँगी। पहले तो इसके माता पिता मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। लेकिन इसके ससुराल वाले जो होते हैं वो नहीं मानते। लेकिन वो लड़की की जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। उसके बाद लड़की अपने माता पिता से कहती है कि जो पढ़ाई मेरे बीच में छूट गई थी अब मैं फिर वहीं से पढ़ना चाहती हूँ। उसके माता पिता उसका नाम फिर उसी कॉलेज में लिखवा देते हैं और उसके बाद वो लड़की पढ़ने चली जाती है। इसी दौरान उसे एक टीचर से प्यार हो जाता है जो कि वो भी शादीशुदा होता है। अब दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करने लगे थे, लेकिन दुनिया वाले उनके प्यार को स्वीकार नहीं किए। इस वजह से वो दोनों लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के नागौर की है। वहाँ पे एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़की होती है। उस लड़की की उम्र महज 11 साल होती है। चूँकि राजस्थान में अभी भी बाल विवाह प्रथा चल रही होती है तो इस लड़की की भी 11 साल में ही उसके माता पिता एक जगह पे शादी कर देते हैं। लड़की फिलहाल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसी की उम्र की और भी लड़कियों की शादी हो रही थी। इसलिए वो चुपचाप शादी कर लेती है। शादी करने के बाद फिर विदा होकर वो अपने ससुराल जाती है। जिस लड़के से इसकी शादी होती है वो लड़का कम से कम 10-15 साल इससे ज़्यादा होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि वो इस लड़की के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेगा। इसी वजह से वो लड़का जो होता है इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है। ये लड़की तंग आ जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे थोड़ा समय गुजरा, किसी तरीके से अपना समय वहाँ पे बिताई। उसके बाद जब फिर वापस ये मायके आती है तो अपने माता पिता से कहती है कि मैं अब वहाँ पे अभी नहीं जाऊँगी जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती। मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, जब मैं उस योग्य हो जाऊँगी उसके बाद मैं अपने ससुराल जाऊँगी, तब तक मैं नहीं जाऊँगी। उसके माता पिता अपनी लड़की को समझाते हैं लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी, कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। लड़की की जिद के आगे उसके माता पिता घुटने टेक देते हैं और फिर इसके ससुराल वालों से बात करते हैं। ससुराल वाले पहले तो नहीं मानते लेकिन बाद में वो भी तैयार हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपकी लड़की है, आप अपने घर पे रख लीजिए। जब ये 18 साल की हो जाएगी, समझने बूझने योग्य हो जाएगी, उसके बाद आप फिर मेरे वहाँ पे भेज दीजिएगा। अब ये बात दोस्तों तय तमाम हो जाती है। तय तमाम होने के बाद फिर जो लड़की के पिता होते हैं वो पूछते हैं कि बेटी अब तुझे क्या करना है, क्योंकि 4-6 साल तुमको यहाँ पे रहना है तो करोगी क्या। तब ये लड़की कहती है कि पिताजी जो आपने पढ़ाई मेरी छुड़ा दी थी, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर वहीं से आगे की पढ़ाई करूँ। दोस्तों ये जो है कक्षा 12 में पढ़ रही होती है और उसी समय इसकी पढ़ाई छुड़ा के इसकी शादी कर दी जाती है। तो इस बात को उसके पिताजी मान जाते हैं और फिर जो है उसी स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। ये कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर ये एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। ये वहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। वहीं पे इसके एक टीचर होते हैं जिनका नाम सहदेव होता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम करिश्मा चौधरी होता है। अब सहदेव और करिश्मा चौधरी की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और धीरे धीरे जो समय गुजर चुका था, चूँकि जब इसकी शादी हुई थी तो 11 साल के थे, उसके बाद 12वीं में गई, फिर जो है लगभग ये 16 साल की करीब में हो गई, यानी 3-4 साल का समय गुजर चुका था। अब जो है ये दोनों जो थे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय के बाद इन दोनों को एहसास होता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो सहदेव था वो भी शादीशुदा था, उसका भी इसी तरीके से बाल विवाह में शादी हो गया था।
लेकिन बाल विवाह में शादी होने की वजह से उसका भी अपनी पत्नी से पटता नहीं था, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। इसी वजह से इन दोनों के रिश्ते में भी खटास थे। तो सहदेव भी अपनी पत्नी से दूरी बना के ही रह रहा था, और इधर जो करिश्मा चौधरी थी वो भी जो है बाल विवाह में, इसका भी विवाह हुआ था तो इसको भी जो है फैमिली का कुछ वगैरह ज्ञान वगैरह नहीं था, तो इसका भी उससे बनता नहीं था पहले वाले से। तो फिर यहाँ ये सहदेव से ये भी प्यार करने लगती है, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब जब समझने लगते हैं तो दोनों को एहसास होता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सहदेव पढ़ा लिखा था, तो वो कहता है कि एक बात बताओ, शादी तो हम कैसे करेंगे, अभी तुम्हारी उम्र 18 साल है भी नहीं, और अगर हम लोग शादी के लिए अर्जी देते हैं तो कोर्ट स्वीकार भी नहीं करेगा। एक काम करते हैं कि तुम 18 साल हो जाओ और तब तक मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोनों के बीच में बात तय तमाम हो जाती है। अब इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, इसके बारे में ना करिश्मा के घर वालों को पता था, ना करिश्मा के पहले ससुराल वालों को पता था, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन करिश्मा के पिता करिश्मा से कहते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए और वहाँ पे जाओ, अपना घर गृहस्थी संभालो। लेकिन जो करिश्मा होती है वो साफ मना कर देती है। वो सारी पड़तालें गिराने लगती है कि जहाँ पे आपने मेरी शादी की थी, एक तो आपने जो है बाल विवाह में कर दिया 11 साल की उम्र में ही, और उसके बाद जो है 10-15 साल उम्र ज़्यादा में कर दिया, और वो वहाँ पे मुझे मारता पीटता था, कोई भी ज़रा सी वैल्यू नहीं देता था। अब मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगी। ये बात जब उसके पिता सुनते हैं, कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो फिर हम तुम्हारी शादी कहाँ पे और करेंगे। इस पर जो करिश्मा होती है कहती है कि इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और मैं उसी के साथ खुश हूँ, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूँगी। जब इतनी बात करिश्मा के पिता सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बेटी आखिर वो कौन है, उसका नाम वगैरह होगा, उसका कुल खानदान पता वगैरह है। तब करिश्मा कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है, और वो बताने लगती है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ वहीं पे वो अध्यापक हैं, टीचर हैं, और उनका नाम सहदेव है, लेकिन वो अपनी बिरादरी के नहीं हैं। जब इतनी बात करिश्मा के पिता सुनते हैं तो वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं बेटी ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरी बिरादरी हैं, हम दूसरी बिरादरी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बेहतर है कि तुम वहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन जो करिश्मा होती है वो उनके खिलाफ जाकर कहती है कि नहीं मैं शादी करूँगी तो वहीं करूँगी। अब घर वाले भी जो है करिश्मा के खिलाफ हो जाते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद जो इसके ससुराल वाले थे वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं। जब करिश्मा को लगता है कि इस तरीके से बात नहीं बनने वाली, तो वो सहदेव से बात करती है और कहती है कि देखो लग रहा है हमारे प्यार को ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं पे भाग चलें। सहदेव भी रजामंदी दिखाता है और सहदेव करिश्मा दोनों साथ घर से निकल जाते हैं, और उसके बाद वो जयपुर जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब इधर जो करिश्मा के घर वाले थे और इसका पहला जो ससुराल वाले थे, ये सभी लोग हाथ धो के इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। बार धमकी पे धमकी दे रहे थे कि तुम लोग चाहे जहाँ पे मुझे मिल जाओगे तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। यानी उन तक किसी न किसी माध्यम से मैसेज पहुंचाया करते थे। लेकिन जो सहदेव के घर वाले थे वो सहदेव को और करिश्मा को, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे कि तुम लोग चाहे जहाँ रहो खुशी से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तक हो पा रहा था वो सपोर्ट कर रहे थे। अब धीरे धीरे थोड़ा और समय बीतता गया तो फिर ये सोचते हैं कि लग रहा है यहाँ पे भी सेफ नहीं है। उसके बाद जो है सहदेव और करिश्मा दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंबई पहुँचने के बाद वो कुछ जगहों पे घूमते हैं, चाहे बीच हुआ चाहे कुछ और हुआ, तो कहीं कहीं पे फ़ोटो वगैरह क्लिक किया करते थे। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया करते थे। अब जैसे सोशल मीडिया पे उन दोनों की फ़ोटो पोस्ट होती है और उसके करिश्मा के घर वालों को और उसके पहले ससुराल वालों को अगर पता चलती है तो वो उतना ही जल भुन जाते हैं। वो अपनी छानबीन और तेज कर देते हैं। और इधर जो सहदेव थे, करिश्मा थी, आखिर मुंबई में कितने समय तक रह सकते हैं, क्योंकि मुंबई इतना महंगा एरिया है, वहाँ पे बिना काम धंधे के पैसे लेकर कितने दिन कोई रह सकता है। आखिरकार इन लोगों का पैसा खत्म होने लगता है। तब सहदेव कहता है कि एक काम करो, अब हम लोग चलते हैं घर पे। दोनों एक साथ मुंबई से फिर रवाना होते हैं और फिर घर पे चले आते हैं। सहदेव के घर पे आने के बाद जो सहदेव के परिवार वाले थे वो करिश्मा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम लोग यहीं पे रहो।
और इस बीच दोस्तों ये लोग जो थे लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिए थे और लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इसी दौरान दोस्तों करिश्मा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब घर में खुशी का ठिकाना नहीं होता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। इधर घर में खुशियों का माहौल चल रहा था और उधर इसके पहले ससुराल वाले और इसके जो है करिश्मा के घर वाले सभी लोग हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़े थे कि कब मिल जाएं और इन लोगों को जान से मार दें। वक्त बीतता गया। एक दिन की बात है, जो सहदेव होता है वो नर्सिंग की पढ़ाई पूरा कर लिया था, तो वो एक जगह पे फार्म भरता है। वो अजमेर में जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देकर वो वापस आ रहा होता है। जब अजमेर बस स्टॉप पर पहुंचता है तब तक जो है जो करिश्मा के घर वाले थे और करिश्मा के जो पहले ससुराल वाले थे वो सभी लोग धड़ाम से पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद दोस्तों जो करिश्मा की बहन होती है, कहते हैं कि बहन बहन दोस्त होती है, मगर बहन ने यहाँ दुश्मनी निभाई। वो सहदेव को बातों में उलझाए रखी। जो सहदेव के साथ उसका दोस्त गया हुआ था वो तुरंत छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। सहदेव को लोग पकड़ते हैं, साथ में लेकर आते हैं। सहदेव को जो करिश्मा की बहन होती है वो बहला फुसला के कुछ दूरी पर लेकर जाती है और उसके बाद जो है जो करिश्मा के पहले ससुराल वाले थे सहदेव को गाड़ी में भर लेते हैं। उसके बाद लेके चले जाते हैं। इधर जो है सहदेव का जो दोस्त था वो सहदेव के पिता को फ़ोन करके बोल देता है। वो कहता कि अंकल आपके लड़के को कुछ लोग उठाकर लेकर चले गए हैं। अब जब सहदेव के पिता इस बात को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेरे बेटे को किसने उठाया है। कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाता हूँ और थाने में कंप्लेन करता हूँ। वो थाने में जाके कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस जो है सहदेव के छानबीन में जुट जाती है। अगले दिन एक खेत में सहदेव की लाश बहुत बुरी हालत में मिलती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत मर्मई हत्या की गई हो, बहुत दर्दनाक मौत दिया गया हो। अब जब लाश मिल जाती है, लाश मिलते ही घर वालों में मातम छक गया था, पूरा कोहराम मच चुका था। फिलहाल सहदेव की लाश को पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद लाश को परिजनों के हवाले कर देती है। उसके बाद परिजन उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। धीरे धीरे फिर समय गुजरता है। जो सहदेव के घर वाले थे वो करिश्मा को हमेशा ढांढस बता रहे थे कि बेटी तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं, अगर सहदेव नहीं रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी बन के रहोगे और हम लोग तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही करिश्मा जो गर्भवती थी उसका भी किसी कारणवश से गर्भपात हो चुका था। एक सदमा उसे पहले ही समाया था और दूसरा उसका जो दूसरा पति था वो भी जो है इस दुनिया से छोड़कर जा चुका। अब करिश्मा के ऊपर दुखों का पहाड़ छा गया। सहदेव के मरने के करीब 10-12 दिनों के बाद एक दिन करिश्मा सहदेव के घर परिवार के औरतों के साथ छत पे सोई हुई थी। पूरी रात वो अपनी पूरी जो है ज़िंदगी की सोच रही थी कि मेरे माता पिता ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरी उससे शादी उन्होंने कर दी जिसके साथ मैं कभी खुश थी ही नहीं। जब मैंने अपना जीवन साथी चुना जो मुझे हमेशा खुश रख रहा था, वो भी उन लोगों से देखा नहीं गया। जब सारी चीज़ें वो दिमाग में सोचती है और यही सोचती है कि सारा कुछ जो कुछ था वो मेरा सहदेव ही था, अब सहदेव ही नहीं है तो मैं रह के क्या करूँगी। ये बात सोचते सोचते उसके दिमाग में लगभग 4 बज जाते हैं। 4 बजे वो छत से नीचे उतरती है और फिर कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद कुंडी अंदर से बंद कर लेती है। इधर छत पर जब देखते हैं कि करिश्मा है नहीं तो फिर ढूंढने लोग लग जाते हैं और उसके बाद नीचे आके जब दरवाज़ा को बंद देखते हैं, खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खुलता नहीं, दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। करिश्मा अपनी ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगा के लटक चुकी थी और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दोस्तों अब ये सब देखकर पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। सभी लोग उनकी मैयत पर आ जाते हैं और उसके बाद जो है करिश्मा की लाश का भी अंतिम संस्कार वहीं पे किया गया जहाँ पे सहदेव का अंतिम दाह संस्कार किया गया था। तो बस दोस्तों ये रही प्यार करने वालों की दर्दनाक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए था? सबसे बड़ा दोषी कौन है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।